नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको राजस्थान के जीके प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में। आज मैं बात करूंगा आपसे राजस्थान की भाषा और बोलियां। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की भाषा और बोलियां। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं चर्चाएं आप लोगों से करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है आपका प्रश्न नंबर 1। राजस्थान की भाषा, राजस्थान की भाषा के लिए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मन में शंकाएं आ सकती है। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस। लेकिन ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? राजस्थान की भाषा के लिए। किसके लिए बोल रहा है ये? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप ये किया था आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम क्या था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में अभी इसने राजस्थानी भाषा को एक तरह से कहूं तो सबसे पहले इसने वर्गीकरण किया राजस्थानी भाषा का, और इसने राजस्थानी भाषा को प्रकाश में लाने का काम किया सबसे पहले। तो राजस्थानी शब्द यानी राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो डॉक्टर समझ लीजिएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किस पुस्तक में किया है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण नामक पुस्तक में इसने क्या किया है? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है आपके किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आगे चलते प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड किस काल को कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपसे बोले साहित्य का एक काल है भक्ति काल। तो भक्ति काल में क्या हुआ? 1680 से लेकर 1650, 1680 से लेकर 1650 के बीच आप राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में, राजस्थानी भाषा को किस रूप में? स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता मिल गई थी। तो इसी दौरान इस भाषा में आप देखिएगा कि सर्वाधिक लिटरेचर लिखा गया, अर्थात इसमें क्या लिखा गया? साहित्य लिखा गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहेंगे। कौन सा समय? 1650 से लेकर 1880, यानी 200 साल के बीच में, इसी बीच में राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो इसी दौरान यहाँ पर लिखा गया राजस्थानी लिटरेचर, राजस्थानी साहित्य। तो अब ये कौन सा समय हो जाएगा? ये 200 साल का टाइम, 1650 से लेकर 1880 का जो टाइम है वही क्या कहलाता है? आपको राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान की मानक बोली। अब यहां दिखेगा, यहां बोली की बात हो रही है। बोली होती क्या है? पहली बात ध्यान दीजिएगा, बोली। अब एक तो होती है भाषा, एक तो क्या होती है? भाषा। तो भाषा जो होती है उसका व्यापक क्षेत्र होता है। फिर होती है इसके नीचे आपकी बोली। क्या होती है इसके नीचे? बोली। तो इसका क्षेत्र सीमित क्षेत्र होता है, फिक्स निर्धारित क्षेत्र होता है। फिर एक होती है उपबोली। एक क्या होती है? उपबोली। तो अब उपबोली जो है इसका और छोटा क्षेत्र हो जाएगा। और एक होती है व्यक्ति बोली। एक क्या होती है आपकी? व्यक्ति बोली। अब ये प्राचीन काल में जब आदि मानव का विकास हुआ, आदि मानव ने बोलना शुरू किया, तो आदि वो व्यक्ति बोली बोलता था, इसको कोई नहीं समझता था। फिर उस व्यक्ति बोली को कुछ लोग समझने लगे धीरे धीरे, और उसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो वो उपबोली बन गई। क्या बन गई? उपबोली। फिक्स क्षेत्र में बोली जा रही, क्योंकि उसी क्षेत्र के लोग समझते हैं उस बोली को। फिर वो जो बोली थी उसको थोड़ा बड़ा क्षेत्र मिला, यानी आसपास के क्षेत्रों में भी बोली गई, तो वो कहलाई क्या? बोली। और फिर वो बोली जब एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा। तो ये क्या पूछ रहा है? राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? तो आप राजस्थानी भाषा और राजस्थानी भाषा की मानक बोली कौन सी है? तो ये मारवाड़ी है। कौन सी है? मारवाड़ी। कौन सी बोली है? मारवाड़ी। क्योंकि ये राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्र यानी सर्वाधिक क्षेत्र, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, सबसे बड़े व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है।
सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है आपकी? मारवाड़ी बोली। और इसी को आप देखिएगा राजस्थान की मानक बोली कहा जाता है। एक बात मैं और स्पष्ट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान, राजस्थानियों को राजस्थानी नहीं कहते बाहर जाते हैं। तो अब जब भी आप राजस्थान से बाहर जाते हैं तो आपको कोई राजस्थानी नहीं कहता, क्या बोलते हैं? मारवाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थानी नहीं कहते, आपको क्या बोलते हैं? मारवाड़ी बोलते हैं। तो मारवाड़ जो प्रदेश है वहां पर जो बोली बोले, मारवाड़ प्रदेश का मतलब जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, तो वो जो सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पर ये बोली बोली जाती है। तो इसी को हम क्या मानते हैं? राजस्थान की मानक बोली मानते हैं। अगर आपसे बोले राजस्थानी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है मारवाड़। राजस्थान का मतलब क्या है? तो राजस्थानी बोली का मतलब, राजस्थानी भाषा का मतलब क्या है? तो मारवाड़ी। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी, क्योंकि ये सबसे बड़े सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और प्राचीन साहित्य, राजस्थान का जितना भी प्राचीन साहित्य है वो इसी बोली में, मारवाड़ी बोली में ही लिखा गया है। तो ये कौन सी बोली है आपकी? राजस्थान की मानक बोली। कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी। आगे देखिएगा, मैं आपसे बात करूंगा अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4। बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, थली, नागौरी, देवड़ावाटी आदि उपबोलियां हैं। किसकी उपबोलियां हैं? अर्थात किस बोली की उपबोलियां हैं? मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में, अभी एक तो भाषा, फिर एक बोली, फिर उपबोली, यानी बोली, कौन सी बोली की उपबोलियां हैं? तो अभी ये सारी उपबोलियां जो है वो आपकी मारवाड़ी की है। किसकी ये सारी उपबोलियां? मारवाड़ी की। क्योंकि अभी का बीकानेर तो वही मारवाड़ यानी जोधपुर के आसपास पड़ता है। बागड़ी ये आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा मेवाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो मेवाड़ी भी इसी की उपबोली है। शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू में बोली जाती है। मेवाड़ी उदयपुर चित्तौड़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। खेराड़ी, माल खेराड़, ये आपका खेराड़ी बोली किधर बोली जाती है? एक तो बूंदी के हिंडोली में, एक आपके टोक का हो गया, आपका टोक का क्षेत्र हो गया देवली, एक हो गया आपका भीलवाड़ा का जहाजपुर, इस क्षेत्रों में खेराड़ी बोली बोली जाती है। गोडवाड़ी, गोडवाड़ क्षेत्र जालोर और लूनी नदी बेसिन, लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र गोडवाड़ी। थली, थली भी इधर ही बोली जाएगी। एक तो होता है तली और एक होता है थली। बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है थली। नागौरी, नागौर की बोली है। देवड़ावाटी सिरोही की बोली है। तो ये सारी जो उपबोलियां हैं, ये किसकी उपबोलियां हैं? तो ये किसकी है? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, थली, नागौरी, देवड़ावाटी आदि किसकी उपबोलियां हैं? तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। बार बार प्रश्न बन रहा है ये वाला, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारी उपबोलियां किसकी है? मारवाड़ी बोली की उपबोलियां मानी जाती है। आगे बात करूंगा मैं प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वीराज राठौड़, डिंगल का हॉर्स, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका, वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका किस भाषा में लिखी गई? ध्यान दीजिएगा, ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है ये कौन है? ये बीकानेर के राजा कल्याणमल का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? बीकानेर के शासक हुए थे आपके कल्याणमल। कल्याणमल, बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र था। तो आप देखिएगा, ये जो कल्याणमल थे इन्होंने 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तब कल्याणमल के इस पुत्र को, पृथ्वीराज राठौड़ को, जो एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, तो अकबर ने इसको अपना दरबारी कवि बनाया था। अकबर ने इनको क्या बनाया था? अपना दरबारी कवि। और अकबर जो था, उस अकबर ने इस पृथ्वीराज राठौड़ की कविताओं से प्रसन्न होकर इसको गागरोन का किला, ध्यान दीजिएगा, अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को, अकबर जिसका अधिकार था सारे भारत पर, तो पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल का पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को देखिएगा इसने गागरोन का किला दे दिया था। गागरोन झालावाड़, गागरोन का किला दे दिया था। तो इसी किले में रहकर पृथ्वीराज राठौड़ ने इस पुस्तक की रचना की थी, वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका। तो अभी इस पुस्तक की रचना इसने जो की थी वो की थी डिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में की थी? डिंगल भाषा। कौन सी भाषा है ये? डिंगल भाषा। अब ये डिंगल भाषा होती हो कौन सी भाषा होती है ये? तो अब ये पश्चिमी राजस्थान की एक तरह से कहूं काव्य भाषा है। कौन सी भाषा है ये? काव्य भाषा।
पश्चिमी राजस्थान में जो लिटरेचर लिखा गया वो किसमें लिखा गया? डिंगल भाषा में। तो ये डिंगल भाषा में पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका नामक पुस्तक गागरोन के किले में रहकर लिखी थी। जो किसने दिया था इसको? अकबर ने दिया था इसको। और ये जो पृथ्वीराज राठौड़ थे ये कौन थे? ये बीकानेर के कल्याण मल के पुत्र थे। तो अब ये इसी पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल भाषा में, कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। डिंगल भाषा का मतलब क्या है? पश्चिमी राजस्थान की काव्य भाषा। पश्चिमी राजस्थान की जो काव्य भाषा है उसे हम डिंगल कहते हैं। तो अब इसी में इसने वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में किसका वर्णन है? तो इस पुस्तक में भगवान कृष्ण और रुक्मणी, भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की पत्नी का क्या नाम है? रुक्मणी, के विवाह का वर्णन किया है उन्होंने। किसका वर्णन किया है? विवाह का वर्णन। किसका विवाह है? भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन किया है। अब आप देखिएगा इस पुस्तक के कारण, इसी पुस्तक के कारण एलपी टेस्सीटोरी ने, इस पुस्तक के कारण एलपी टेस्सीटोरी, विदेशी विद्वान है आपके ये एलपी टेस्सीटोरी। एलपी टेस्सीटोरी जो थे उन्होंने इस पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल, डिंगल का होरस कहा है। क्या कहा है इसको? डिंगल का होरस कहा है। और आप देखिएगा एक विद्वान और है जिनका नाम है दुर्सा आड़ा। जिनका क्या नाम है? दुर्सा आड़ा। यहां लिख देता हूं इनका नाम, दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा नामक विद्वान जो थे उन्होंने ये जो आपके पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक है, क्या नाम लिखा है इसका? वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका। दुर्सा आड़ा ने इस पुस्तक को पांचवा वेद, इस पुस्तक को क्या कहा है? पांचवा वेद कहा है। और इसी को कहा है उन्होंने 19वां पुराण। पांचवा वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दिए। किसने दिए? दुर्सा आड़ा नामक वैज्ञानिक ने। इस पुस्तक को वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है। और आप देख रहे हैं कि इस पुस्तक में है क्या? किसका वर्णन है? इसमें भगवान कृष्ण और रुक्मणी, रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। किसने लिखी है? पृथ्वीराज राठौड़ ने। किस भाषा में लिखी है? डिंगल भाषा में। का मतलब क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक बोली, पश्चिमी राजस्थान की काव्य भाषा, लिटरेचर लिखने वाली भाषा। और आगे ये पृथ्वीराज राठौड़ को ने कहा लिखी है? तो गागरोन के किले में लिखी है। और गागरोन का किला किसने दिया इनको? अकबर ने दिया था। और ये पृथ्वीराज राठौड़ थे कौन? तो ये कल्याण मल के पुत्र थे। ध्यान दीजिए, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया ने एक और पुस्तक लिखी थी। मैं हटा रहा हूं इनको। कन्हैयालाल सेठिया ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था पाथल और पीथल। कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक का क्या नाम है? पाथल और पीथल। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है पाथल और पीथल। जाते हो ना कन्हैयालाल सेठिया को? धरती दोरारी, पाथल और पीथल। पाथल और पीथल, पाथल का मतलब होता है सूर्य। कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल का मतलब क्या बताया? सूर्य। और सूर्य बताया इन्होंने महाराणा प्रताप को। सूर्य किसको कहा है इन्होंने? राजस्थान का सूर्य किसको कहा है? महाराणा प्रताप को। और पीथल का मतलब होता है दीपक। और दीपक कहा किसको? इसी पृथ्वीराज राठौड़ को। दीपक किसको कहा? इसी पृथ्वीराज राठौड़ को। तो पृथ्वीराज राठौड़ एक बहुत बड़े कवि हुए हमारे राजस्थान के, डिंगल भाषा के कवि। पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक बोली, पश्चिमी राजस्थान की काव्य भाषा, डिंगल भाषा में उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका नामक पुस्तक की रचना गागरोन के किले में की थी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डिंगल भाषा। कौन सी भाषा है ये? डिंगल भाषा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल, डिंगल क्या है? अभी बताया थोड़ी देर पहले। पश्चिमी राजस्थान की काव्य की शैली। पश्चिमी राजस्थान की कौन सी शैली है? काव्य की, यानी लिटरेचर लिखने वाली। काव्य भाषा आप कह सकते हैं काव्य बोली। पश्चिमी राजस्थान की काव्य बोली को हम क्या बोलते हैं? डिंगल कहते हैं। आपने एक नाम और सुना होगा, पिंगल। डिंगल पिंगल बोलते ना, डिंगल पिंगल, पिंगल। तो ये जो पिंगल है ये पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक बोली है। पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? ये साहित्यिक बोली। और डिंगल कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक बोली, काव्य की शैली, काव्य की बोली, पश्चिमी राजस्थान की काव्य की बोली। और पिंगल कहाँ की है? तो पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक बोली, जिसमें ब्रज भाषा का मिश्रण मिलता है।
और ये डिंगल भाषा जो एक तरह से मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी है, लेकिन ये कौन सी क्षेत्र की है? पश्चिमी राजस्थान की, मरुस्थल साइड की काव्य की शैली है। डिंगल क्या है? तो ये पश्चिमी राजस्थान की काव्य की शैली है। और पिंगल क्या है? तो पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक बोली है, काव्य की शैली है। पूर्वी राजस्थान की काव्य की शैली कौन सी हो जाएगी? पिंगल। और दक्षिणी आपका पश्चिमी राजस्थान की काव्य की शैली कौन सी हो जाएगी आपकी? ये डिंगल। युग्म सुमेलित नहीं है, यहां पर जो रखे जोड़े, उसमें कौन सा गलत है ये आपको जानना है। मेवाड़ी अभी चित्तौड़ और भीलवाड़ा बिल्कुल ठीक है, मेवाड़ प्रदेश में बोली जाती है। चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, बिल्कुल ठीक है। मालवी गलत। मालवी बोली, मालवी कहाँ की है? मालवी झालावाड़ की। मालवी कहाँ की? मुख्य रूप से झालावाड़, मालवा प्रदेश यानी मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश एमपी के बॉर्डर पर आने वाला अपने राजस्थान के मतलब एमपी की सीमा पर पड़ता है आपका ये झालावाड़। तो मध्य प्रदेश की बोली वैसे तो मालवी, पर हमारे राजस्थान में कहां बोली जाएगी? मालवी, झालावाड़। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? बांसवाड़ा। नहीं, गलत। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मालवी बोली का क्षेत्र कौन सा है? झालावाड़ और उसके आसपास का क्षेत्र। तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर तो ये हो जाएगा। दुलारी जयपुर है ही सही और मेवाती अलवर में है ही सही। तो मालवी बोली का क्षेत्र कौन सा होना चाहिए? झालावाड़। मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित यानी उसकी सीमा पर स्थित झालावाड़ का क्षेत्र, जहां बोली जाती है कौन सी? मालवी। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, रांगड़ी और निमाड़ी। रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? निमाड़ी और रांगड़ी, रांगड़ी और निमाड़ी किस भाषा की उपबोलियां हैं? तो अभी ये जो रांगड़ी और ये जो निमाड़ी है, रांगड़ी तो मुख्य रूप से प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। इसके द्वारा? राजपूतों के द्वारा। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ का वह क्षेत्र आदि है जहां पर राजपूतों की संख्या ज्यादा है, वहां पर ये रांगड़ी बोली बोली जाती है। और ये निमाड़ी बोली जो है ये झालावाड़, निमाड़ी बोली कहां पर? झालावाड़ के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ऐसे हालत में आप देख लीजिए, अभी प्रतापगढ़ और चित्तौड़ और झालावाड़ ये तीनों क्षेत्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आते। किसके बॉर्डर पर आते? मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आते। तो ऐसी हालत में मध्य प्रदेश की भाषा कौन सी? मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो अभी ये किसकी उपबोलियां हो जाएंगी? मालवी की। रांगड़ी और निमाड़ी बोली की किसकी उपबोलियां मानी जाएंगी? मालवी की मानी जाएंगी। और ध्यान देना कि ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़, रांगड़ी भाषा तो कहां पर? प्रतापगढ़ और चित्तौड़ के राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। तो अभी इसमें मारवाड़ी भाषा का एक सिस्टम लगता है, सा। ये क्या बोलते हैं? हर शब्द के पीछे सा, भाभी सा, काकी सा, काका सा, काकी सर, पापा सा, ये सब बोलते हैं ये लोग। तो इस प्रकार सा, इसमें सा शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता है। और ये निमाड़ी किधर की तरफ बोली जाती है? झालावाड़ के क्षेत्रों में। तो ये किसकी बोलियां मानी जाएंगी? मालवी की। अगर यहाँ पर मारवाड़ी होता तो थोड़ा संशय हो सकता था, पर यहाँ पर कह दे रखा है इसने मालवी। और आप देख रहे हैं कि ये सारा बॉर्डर किसका है? मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। मध्य प्रदेश की सीमा पर अड़ती है, मध्य प्रदेश की सीमा पर बोली जाती है दोनों बोलियां। तो मध्य प्रदेश की मुख्य बोली कौन सी है? मालवी। तो मालवी की क्या है? ये उपबोली मानी जाती है। प्रश्न नंबर 9, सोंधवाड़ी, सोथवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाती। ध्यान दीजिएगा, ये सोंधवाड़ी बोली भी झालावाड़। कहां पर है? झालावाड़। झालावाड़ का चौमेला और डग क्षेत्र पड़ता है, वहां बोली जाती है। पाटवी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, रतलामी मध्य प्रदेश में है, उमटवाती भी इधर ही बोली जाती है, एमपी बॉर्डर की बोलियां हैं। तो अभी ये किसकी बोलियां हो जाएंगी? फिर वापस किसकी हो जाएंगी? मालवी की हो जाएगी। किसकी हो जाएंगी? सब मालवी की, क्योंकि ये सब सारी बोलियां मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बोली जाती है। और मध्य प्रदेश के बॉर्डर, मध्य प्रदेश में कौन सी बोली है? मालवा का पठार है, मालवी बोली है। तो अभी ये सारी बोलियां किसकी है? मालवी की उपबोलियां हैं। आगे मैं बात करूंगा प्रश्न नंबर 10, नहेड़ा, कठेर, राठी। नहेड़ा, कठेर, राठी किसकी उपबोलियां मानी जाती है? अब ये क्या कह रहा है? किस बोली के रूप में है? नहेड़ा, कठेर, राठी किस बोली के रूप में है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सारा जो क्षेत्र है ये पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है। राठ प्रदेश, अहिरवाटी बोली,
राठ प्रदेश की अहिरवाटी, अहिरों का क्षेत्र राठ प्रदेश, कठेर बोली और जयपुर का उत्तरी क्षेत्र नहेड़ा उसी के पास पड़ता है। तो अब ये सारी बोलियां किसकी बोलियां, मतलब ये इन बोलियों को आप किस रूप में, एक तरह से कहो मेवात प्रदेश, कौन सा प्रदेश है ये, मेवात प्रदेश। तो अब ये सब मेवाती बोली क्या है, ये सारी मेवाती कहाँ बोली जाती है, मेवात प्रदेश में, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र हैं सारे। कौन से क्षेत्र है, अलवर भरतपुर, अभी कोटपुतली हो गया एक क्षेत्र, तो राठी बोली वहां कोटपुतली में बोली जाती है। मुंडावर बहरोड, अलवर के मुंडावर बहरोड में, और राठ प्रदेश यानी कौन सा, कोटपुतली का क्षेत्र, यहाँ भी बोली जाती है। तो ये सब क्या है, मेवाती की उप बोलियां। नहेड़ा, कठेर, राठ, सब किसकी है, मेवाती की उप बोलियां। किस बोली के रूप में जाना जाता है इसको, मेवाती के रूप। प्रश्न नंबर 11, बोली जिसमें संत सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं। ध्यान दीजिएगा, सहजोबाई और दयाबाई ये चरणदास जी की शिष्याएं। किसकी शिष्याएं, चरणदास जी की शिष्याएं। और चरणदास जी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, अलवर भरतपुर क्षेत्र। तो अलवर भरतपुर की बोली कौन सी है, मेवाती। तो ये भी अपने गुरु चरणदास जी की भाषा में लिखेंगी, उसी बोली में लिखेंगी। तो दयाबाई और सहजोबाई जो है चरणदास जी की शिष्याएं थी। तो चरणदास जी कौन से क्षेत्र के, मेवात के। तो ऐसे हालत में इनकी बोलियां की, इनकी जो रचना है वो किस बोली में मिलेंगी आपको, मेवाती में मिलेंगी। किसमें मिलेगी, मेवाती। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। आपको देखना ये 4 संत दे रखे हैं यहाँ से, इसमें से आपको ये देखना है कि किसने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। अपने उपदेशों में कहो, अपने काव्य रचनाओं में कहो, अपनी रचनाओं में किस बोली का उपयोग, मतलब मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। तो किसने नहीं किया है, लालदास जी बिल्कुल किया है, मेवात के थे, लालदास जी ने किया है, चरणदास जी ने किया है, और सहजोबाई अभी आई थी पिछले प्रश्न में। लेकिन ये है आपके सुंदरदास, संत सुंदरदास। संत सुंदरदास का संबंध सागानेर से, दोसा, कहाँ के ये, दोसा। तो आप देखते जयपुर दोसा में कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी। कौन सी बोली है, ढूंढाड़ी बोली। तो ये जो आपके सुंदरदास है, इनकी कौन सी बोली है, ढूंढाड़ी बोली। तो अब ये इसमें पूछ रहा है क्या है वो, कि मेवाती बोली। मेवाती बोली का प्रयोग किसने नहीं किया है, तो बिल्कुल किसने नहीं किया है, सुंदरदास जी ने, क्योंकि ये दोसा के थे। और दोसा के थे तो ऐसी हालत में इन्होंने कौन सी बोली, वहां की लोकल बोली बोली होगी, ढूंढाड़ी। तो इनकी रचनाओं में कौन सी बोली मिलती है हमको, ढूंढाड़ी। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मेवाती बोली किसकी नहीं है, तो आपके सुंदरदास जी की नहीं है, क्योंकि इनकी बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी, जयपुरी, ढाड़शाही, इसको बोलते हैं झाड़शाही बोली, जयपुरी बोली या झाड़शाही बोली। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, उदयपुर, मेवाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ अधिकांशतः बोली जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में अधिकांशतः बोली कौन सी बोली जाती है, मेवाड़ प्रदेश है ये सारा। कौन सा प्रदेश है, मेवाड़। तो ये बोली कहां पर, कौन सी बोली है यहाँ पर, मेवाड़ी। इन क्षेत्रों की प्रमुख बोली कौन सी है, मेवाड़ी। और मेवाड़ी बोली जो है उसका सबसे बड़ा व्यापक क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा, उदयपुर में। और ये जो बोली है आपकी मेवाड़ी बोली, आगे इसका सबसे पहला प्रमाण, फर्स्ट सबूत, पहला प्रमाण जो है वो उदयपुर के जगत अंबिका मंदिर। कौन सा मंदिर है, जगत अंबिका मंदिर में जो शिलालेख लगा हुआ है। जगत अंबिका मंदिर में क्या लगा हुआ है, शिलालेख। उसमें आप देखिएगा इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सबसे पहले वर्णन मेवाड़ी बोली का कहां पर देखने को मिला, प्रमाण कहां से मिले हमको, जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर से। आप देखिए मेवाड़ी बोली का सबसे पहले आपको साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है। राणा कुंभा ने भी इसी बोली का प्रयोग किया, अपनी विभिन्न साहित्य लिखे उसने। तो राणा कुंभा ने भी अपनी मेवाड़ी भाषा, अपनी लोकल बोली का ही क्या किया, उसने प्रयोग किया है। सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिलता है इसका, जगत अंबिका माता मंदिर के शिलालेख में उदयपुर। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ की बोली कौन सी है, तो मेवाड़ी। आगे बात कर रहा हूं मैं प्रश्न नंबर 14। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो था, ये जो ग्रंथ है ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। राणा कुंभा
राणा कुंभा के दरबारी कवि थे कान्ह व्यास। राणा कुंभा के दरबारी कवि कौन हुआ करते थे? कान्ह व्यास। तो कान्ह व्यास ने आप इस ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ किसने लिखा है? एकलिंग महात्म्य कान्ह व्यास ने, जो कौन थे? राणा कुंभा के दरबारी कवि थे। अब आप देखिएगा इन्होंने ये जो आपका ग्रंथ लिखा है ये किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में। कौन सी बोली में, कौन सी भाषा में लिखा है? ये एकलिंग महात्म्य संस्कृत भाषा। और आप देखिएगा इस जो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है इससे राणा कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? राणा कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। मतलब इसके बारे में वर्णन मिलता है कि राणा कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, संहिता आदि का ज्ञाता था। इसे कई सारी भाषाओं का भी ज्ञान था। संस्कृत, मेवाड़ी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाएं भी राणा कुंभा जानता था। और ये जो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है, इस ग्रंथ का पहला भाग, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का पहला भाग है राजवर्णन। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का पहला भाग कौन सा है? राजवर्णन। इसकी रचना स्वयं राणा कुंभा ने की थी। इसकी रचना स्वयं किसने की है? राणा कुंभा। तो आपका प्रश्न क्या है? एकलिंग महात्म्य ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो किस भाषा में लिखा गया? ये संस्कृत में। किसने लिखा है? तो राणा कुंभा के दरबारी विद्वान कान्ह व्यास ने लिखा है। और इसमें उसने क्या लिखा है? राणा कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी दी है, इनकी भाषाओं की जानकारी, इसके बारे में वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, अरण्यक आदि, संहिता आदि का ज्ञाता बताया राणा कुंभा को। और इसी ग्रंथ का जो पहला भाग है, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का पहला भाग का क्या नाम है? राजवर्णन। इस राजवर्णन नामक ग्रंथ की रचना स्वयं राणा कुंभा ने ही की। तो ये जो एकलिंग महात्म्य है वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। राणा कुंभा भी संस्कृत जानता था भाई, राणा कुंभा ने भी लिखा है राजवर्णन पहला भाग। प्रश्न नंबर 15 आ रहा है। प्रश्न नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 50। बागड़ी राजस्थान की किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बागड़ी बोली आप देखिए राजस्थान के बागड़ क्षेत्र में। और बागड़ क्षेत्र कौन सा है आपका? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भीलों के द्वारा, किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। और आप देखिएगा ये जो भील जनजाति के लोग हैं ये इसी बोली का प्रयोग करते हैं। और इस बोली में गुजरात की बोली यानी गुजराती बोली के शब्दों का मिश्रण मिलता है। गुजराती बोली के शब्दों का मिश्रण राजस्थान की किस बोली में मिलेगा आपको? इसी बागड़ी में। क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है वो आपके गुजरात के बॉर्डर पर स्थित जिले हैं। तो ऐसे हालत में आप देखिएगा वहां पर गुजराती भाषा का, गुजराती बोली का क्या मिलेगा? इनकी बोली में मिश्रण मिलेगा। तो बागड़ी बोली कहां बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 16। ग्रियर्सन ने बागड़ का मतलब यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है। अभी पिछले प्रश्न में बात की, ये बोली किसमें कहाँ बोली जा रही है? बागड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो ये किसके द्वारा बोली जा रही है? भीलों के द्वारा। किसके द्वारा बोली जा रही है? भीलों के द्वारा। तो ग्रियर्सन ने इस बागड़ी बोली को क्या कहा है? भीली बोली कहा है। भीलों की बोली। भीली बोली का मतलब क्या? भीलों की बोली। जॉर्ज ग्रियर्सन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, एक पुस्तक तो इन्होंने लिखी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और एक इन्होंने हिंदी साहित्य का ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में इन्होंने क्या कहा है? इसको बागड़ी बोली को, भीलों की बोली को भीली बोली यानी भीलों की बोली से कहा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो ध्यान दीजिएगा, दादू दयाल का जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था, पर दादू दयाल को लोधी राम जी अहमदाबाद से ले आए थे आपके जयपुर, और यहीं पर लालन पालन हुआ। तो ऐसी हालत में दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है आपके? दादू दयाल। तो दादू दयाल का लालन पालन जयपुर में हुआ है। तो ऐसी हालत में ये जयपुरी बोली का प्रयोग करेंगे। तो आने वाले इनके शिष्यों ने भी इसी बोली का प्रयोग किया है, ढूंढाड़ी। जयपुरी बोली कौन सी है आपकी? ढूंढाड़ी। जयपुरी बोली जिसको ही हम क्या बोलेंगे? ढूंढाड़ी बोली। जयपुरी को कहते हैं ढूंढाड़ी, और इसको ही
झारशाही बोली भी कहा जाता है। तो दादू दयाल और उनके शिष्यों ने जो आपकी साहित्यिक भाषा रखी, वो कौन सी साहित्य की जो बोली रखी, वो कौन सी रखी है आपकी? ढूंढाड़ी। तो दादू दयाल के सारे उपदेश वगैरह, इनके ग्रंथ वगैरह सारे किस में मिलेंगे आपको? ढूंढाड़ी बोली में मिलेंगे। इसको आप जयपुरी भी बोलते हैं और इसे आप बोलते हैं झारशाही बोली। और एक और बात, ये ढूंढाड़ी बोली जो है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। और ढूंढाड़ी बोली को आप जयपुरी भी कहते हैं और इसको कहते हैं आप झारशाही बोली। आप जयपुरी कह रहे हैं तो मुख्य रूप से ये जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। दादू दयाल यानी दादू पंथ के साहित्य किस भाषा में मिलेगा आपको? ढूंढाड़ी भाषा में। प्रश्न नंबर 18 राजावाटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? राजावाटी और नागरचोल। नागरचाली कहाँ बोली जाती है? नागरचाली। अब ये आ जाएंगी कहाँ पर? ढूंढाड़। ये ढूंढाड़ के पास की बोलियां हैं। कहाँ की? ढूंढाड़ के पास की बोलियां हैं। नागरचाल ये टोका, उनियारा, अलीगढ़ आदि क्षेत्र है, नागरचाली वहां बोली जाती है। तो अब ये किसकी उपबोली मानी जाएगी आपकी? ढूंढाड़ी की। राजावाटी और नागरचोल किस की उपबोलियां हैं? तो किसकी है? ये ढूंढाड़ी की। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, तो उसी का प्रभाव है राजावाटी और नागरचाली। क्या बोलते हैं इसको? नागरचाली। नागरचोल लिखा है, नागरचाली। प्रश्न नंबर 19 बागड़ी। फिर आ गया प्रश्न। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बताया था आपको, कहां पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। भीलों की बोली। डॉक्टर गिरेसन ने इसको क्या कहा है? भीली बोली, भीलों की बोली। कहां बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। पहले आ गया ये प्रश्न, चर्चा कर चुके हैं हम इसकी विस्तार से। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 20 रांगड़ी बोली। रांगड़ी बताइए, मैंने कहा बताई थी रांगड़ी? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ और चित्तौड़ के राजपूतों द्वारा बोली जाती रांगड़ी बोली। सा का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है ज्यादा इसमें। सा, काकीसा, बाबीसा, नानासा आदि। तो आप देख रहे हैं कि ये बोली जो है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में बोली जा रही है, वही एमपी के बॉर्डर वाले क्षेत्र में। और ये उपबोली है मुख्य रूप से मारवाड़ी की। तो ऐसे हालत में इसमें किसका मिश्रण मिलेगा आपको? मारवाड़ी और मालवी। ये सा मारवाड़ी से आ रहा है और यहाँ पर मालवी भाषा है। कौन सी है? मालवी की उपबोली है। और अब मारवाड़ी का सा आदि क्षेत्र शब्द इसके इस बोली में बहुलता से प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे हालत में रांगड़ी बोली मिश्रण किस का मिश्रण हो जाएगा? मारवाड़ी और मालवी का। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है आपका रांगड़ी, जो मुख्य रूप से कहां पर? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। इसमें सा का प्रयोग हो रहा है, वही मारवाड़ी का प्रभाव है सा। प्रश्न नंबर 21 हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती, बहुत बढ़िया, नहीं बोली जाती है, वह क्षेत्र है। कौन सा है? तो आप मुख्य रूप से हाड़ौती संभाग, कोटा संभाग में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। देख लीजिए यहाँ पर भरतपुर, ये पहला ऑप्शन हो गया। मेवाती, भरतपुर में कौन सी बोली जाती है? मेवाती। और ये तीनों झालावाड़ में हाड़ौती, कोटा में हाड़ौती और बूंदी में हाड़ौती। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भरतपुर। भरतपुर की कौन सी है? मेवाती है वहां की। तो अब ये हाड़ौती का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ये भरतपुर। हाड़ौती। अच्छा, हाड़ौती बोली जो है इसकी विशेषता है कि इसमें छह शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता है। 6 शब्द का अधिक प्रयोग कहाँ कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तो यह 6 शब्द का प्रयोग यहाँ पर ज्यादा किया जाता है। तो हाड़ौती बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है आपका? भरतपुर, क्योंकि भरतपुर की तो कौन सी है? मेवाती है। तो ऐसे हालत में झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां में बोली जाती है आपकी हाड़ौती बोली, भरतपुर में नहीं बोली जाती। प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 अहिरवाटी बोली
राजस्थान की किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी, राठ प्रदेश में। कहां पर? राठ प्रदेश। और राठ प्रदेश कौन सा आपका? ये रहा, बहरोल, मुंडावर और कोटपुतली। बहरोल और मुंडावर, बहरोल और मुंडावर, बहरोल और मुंडावर अलवर की तहसील है, जबकि कोटपुतली एक नया जिला हो गया। तो इस क्षेत्र में बोली जाती है अहिरवाटी बोली। राठ प्रदेश, अहिरवाटी बोली कहां बोली जाती है? राठ प्रदेश में बोली जाती है। इसी कारण इसको राठी भी कहते हैं। इसी कारण अहिरवाटी बोली को क्या बोलते हैं? राठी। और इसको यादवों की बोली भी कहते हैं। ये किसकी बोली है? यादवों की बोली। अहिरवाटी इसको आप यादवों की बोली भी कहते हैं। राठ प्रदेश में बोली जाती है, इसलिए इसको राठी भी कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं आप? यादवों की बोली कहते हैं। कहां बोली जाती है? बहरोल, मुंडावर और कोटपुतली क्षेत्रों में। बहरोल, मुंडावर और कोटपुतली क्षेत्रों में बोली जाती है आपकी अहिरवाटी बोली। तो अहिरवाटी बोली का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बहरोल, मुंडावर दोनों अलवर और एक कोटपुतली जिला हो गया एक अलग। इस प्रकार बहरोल, मुंडावर और कोटपुतली क्षेत्र, इसे राठ प्रदेश कहेंगे। और इसी कारण इस बोली को हम क्या बोलते हैं? राठी। और इसे हम क्या बोलते हैं? यादवों की बोली। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या था? 21 फरवरी 1999, 21 फरवरी 1999 को यूएनओ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था। तो आप देखिएगा, हमारे हम कहें कि हमारी मातृभाषा, मातृभाषा का मतलब क्या होता है मित्रों? मातृभाषा का मतलब ये होता है जिस भाषा को हम अपने परिवार, अपनी मम्मी, अपने परिवार से सीखते हैं। तो नॉर्मली राजस्थान में हम लोग हमारी राजस्थानी बोली को ही सीखते हैं। तो ऐसी हालत में अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस जो मनाया गया 21 फरवरी 1999 को, तो उसी दिन हमने राजस्थानी भाषा दिवस घोषित किया। तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? 21 फरवरी को। कब से शुरू हुआ है? तो 21 फरवरी 1999। ये रहा उत्तर, 21 फरवरी। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? 21 फरवरी को, क्योंकि इस दिन विश्व अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी है। इसी कारण इस दिन हम क्या मनाते हैं? राजस्थानी भाषा दिवस भी मनाते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी राजस्थानी भाषा की? फिल्म बहुत देखते हैं आप, बताइए कौन सी है? भोगाजी पीर, बाबा रामदेव, बाबू सारी लाठी, सब आदमी। नजराना, नजराना, निजरानो, नजराना इसको हमारी भाषा में क्या बोलेंगे? निजरान, नजराना, निजरानो। अरे ये जो फिल्म थी ये 1942, 1942, कल्पना भी नहीं कर सकते हो, 1942 में आई थी। जीपी कपूर किसके निर्देशन में बनी थी? निर्देशक, डायरेक्टर कौन थे? जीपी कपूर ने बनाई थी ये फिल्म। आप इस फिल्म के नायक, हीरो महिपाल थे। तो आप कह सकते हैं राजस्थानी फिल्मों के पहले नायक, पहले हीरो कौन है? महिपाल। और इस फिल्म की नायिका सुनैना, कौन थी? सुनैना। तो ऐसी हालत में आप देख लीजिए, राजस्थानी फिल्मों के पहले नायक महिपाल और पहली नायिका सुनैना थी। पहली फिल्म कौन सी बताया? निजरानो, नजराना, जो कब? 1942 में। किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? डायरेक्टर कौन था? जीपी कपूर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नजराना। राजस्थान की पहली फिल्म कौन सी? नजराना, जो कब आई? 1942 में आई। डायरेक्टर कौन है? तो जीपी कपूर। नायक कौन है? महिपाल। और नायिका कौन थी? सुनैना। ध्यान रखना, पहली नायिका, पहला नायक, पहले डायरेक्टर जीपी कपूर। प्रश्न नंबर 25 सुमेलित कीजिए। बोली और उपभाषा दे रखी है यहाँ पर, और उनको आपको क्या करना है? उनके मुख्य रूप से इन मंडलों, क्षेत्रों से मिलाना है। तो ध्यान दीजिएगा, हाड़ौती, हाड़ौती कोटा संभाग, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, झालावाड़ और बारा, यहाँ 2 स्थान दे रखे। ब्रज भाषा पूर्वी राजस्थानी, पूर्व के जिले कौन से? भरतपुर और करौली। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर और जोधपुर। शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू। बिल्कुल सुमेलित हो गया। तो अब हाड़ौती, हाड़ौती कहां पर?
झालावाड़ और बारा 4। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा कहाँ पर आ रही है? भरतपुर और करौली यानी 3। इसके बाद मारवाड़ी, जोधपुर और जैसलमेर सी का 1 और शेखावाटी सीकर और झुंझुनू, तो डी का हो जाएगा 2। तो ये सुमेलित हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो हाड़ौती झालावाड़ 12 की है, ब्रजभाषा कहाँ की है? तो भरतपुर और करौली की है। मारवाड़ी कहाँ की? तो जोधपुर और जैसलमेर की है। और शेखावाटी कहाँ की है? सीकर झुंझुनू, शेखावाटी क्षेत्र सीकर झुंझुनू और सीकर चूरू झुंझुनू, और यहाँ पर दे रखे हैं 2 जिले। इस प्रकार ये सुमेलित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? अहिरवाटी, ध्यान दीजिए, कौन सा क्षेत्र बताया था? बहरोड, अलवर का बहरोड, मुंडावर और कोटपुतली क्षेत्र, नया जिला हो गया कोटपुतली, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और अहिरवाटी बोली जहां बोली जाती है इसको राठ प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? राठ प्रदेश। तो राठ प्रदेश में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या हो जाएगा? राठी। और एक नाम और बताया था मैंने, यादवों की बोली, इसे क्या बोलते हैं? यादवों की बोली भी कहते हैं। तो अब ये राठ प्रदेश में बोली जाने वाली बोली राठी, और अभी यही कौन सी है आपकी? अहिरवाटी। देख लीजिए, ये राठी राठ प्रदेश की बोली है, अहिरवाटी, तो कौन सी हो जाएगी? राठी। प्रश्न नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, मरुवाणी क्या है? ध्यान दीजिएगा, मरुवाणी क्या है? आप जानते होंगे एक विद्वान का नाम उद्योतन सूरी, नाम सुना है कभी? उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी ने आगे एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक इनकी कुंवलय माला, उद्योतन सूरी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है कुंवलय माला। कुंवलय माला नामक ग्रंथ इन्होंने लगभग 8वीं शताब्दी में, लगभग 8वीं सदी में, कुछ विद्वान इसको 880, 779, 780 के आसपास की पुस्तक बताते। तो 8वीं शताब्दी में ये पुस्तक जालोर में बैठकर जालोर के किले में लिखी थी उद्योतन सूरी ने। और इसी पुस्तक में इन्होंने भारत की कुल 18 बोलियों का उल्लेख किया था। कुल इन्होंने भारत की कितनी बोलियों का उल्लेख किया था? 18। और इसी में इन्होंने एक मरुवाणी शब्द भी दिया था। एक बोली के लिए इन्होंने क्या कहा था? मरुवाणी, मरुस्थल की वाणी। मरुस्थल कहाँ है? हमारे राजस्थान में। तो अब ये मरुवाणी हमारे राजस्थानी बोली के लिए प्रयोग किया गया शब्द, जो किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? उद्योतन सूरी के द्वारा कुंवलय माला। लेकिन यहाँ पर विकल्प में कुंवलय माला का नाम नहीं है, तो मरुवाणी क्या है? मरुवाणी राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है। राजस्थानी भाषा की क्या है? एक मासिक पत्रिका है, राजस्थानी भाषा में निकलती है पत्रिका। तो और मरुवाणी, ध्यान रखना, मरुवाणी राजस्थानी बोली का ही एक नाम भी, राजस्थानी भाषा को मरुवाणी भी कहा था। किसने कहा था? उद्योतन सूरी ने। किस पुस्तक में? कुंवलय माला में, जो उन्होंने कब लिखी थी? 8वीं शताब्दी में। कहाँ लिखी थी? जालोर। और कुल कितनी बोलियों का उल्लेख किया है? 18। उसमें से एक मरुवाणी भी एक, जो हमारे राजस्थान की बात। लेकिन इस प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मरुवाणी क्या है? तो राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, बोली जिला में सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत दे रखा है? ध्यान दीजिएगा, गोडवाड़ी, लूनी, बहसीन, बिल्कुल ठीक है। बागड़ी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बिल्कुल बोली जाती है। खेराड़ी, भीलवाड़ा, बिल्कुल खेराड़ी, भीलवाड़ा का जहाजपुर, बूंदी का हिंडोली और टोंक का देवली क्षेत्र खेराड़ी बोली का क्षेत्र है। लेकिन निमाड़ी, ये जो निमाड़ी बोली है, ये निमाड़ी बोली झालावाड़ की है। कहाँ की है? झालावाड़ की है। कहाँ की है ये? झालावाड़। और ये क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न विकल्प में क्या दे दिया इसने? क्षमा कीजिएगा, निमाड़ी कहाँ की बता रहा है? नागौर की। नागौर में नागौरी बोली जाती है, ना कि निमाड़ी बोली जाती है। निमाड़ी तो कहाँ की है? झालावाड़ की, मध्य प्रदेश के बॉर्डर, झालावाड़ में बोली जाती है, मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित क्षेत्रों में। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा सही? ये वाला। निमाड़ी नागौर की नहीं है, कहाँ की है? झालावाड़ की। कुछ भी क्या रहा है? ये सुमेलित नहीं है।
तो निमाड़ी तो कहाँ की, झालावाड़ की, नागौर बता रहा है, गलत हो जाएगा। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 29, 29। कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी? ध्यान दीजिएगा, इस सूर्यमल मिश्रण जो है ये 1857 की क्रांति के समय बूंदी के राजा हुए थे राम सिंह। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के राजा राम सिंह के क्या थे? ये दरबारी कवि। और इन्हीं के राज आश्रय में रहकर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, वीर सत्सई, वंश भास्कर, धातु रूपावली, राम रंजाक, अग्निवीणा, ऐसे कई सारे ग्रंथ लिखे हैं आपके सूर्यमल मिश्रण ने। तो मुख्य रूप से ये बूंदी के हैं, तो इनकी मुख्य बोली तो हाड़ौती है। तो इन्होंने, आपसे ध्यान रखना, सूर्यमल मिश्रण ने अपनी रचनाओं में हाड़ौती बोली का भी प्रयोग किया है, पर मुख्य रूप से इन्होंने राजस्थान की साहित्यिक बोली डिंगल, कौन सी में लिखी है? वीर सत्सई, डिंगल में लिखी है। कौन सी में लिखी है? डिंगल। डिंगल का मतलब क्या समझाया था मैंने? पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक बोली। कौन सी बोली? साहित्यिक बोली, काव्य बोली है। तो मुख्य, और ध्यान देना, अगर यहाँ पर हाड़ौती होता तो हाड़ौती भी इसका एक उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके सूर्यमल मिश्रण जो है ये बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि हुआ कर, और बूंदी में आप हाड़ौती बोलते हैं। तो अब अगर यहाँ पर हाड़ौती नहीं तो इस प्रश्न का उत्तर क्या मान रहे हैं हम? डिंगल। डिंगल में भी लिखा है इन्होंने, डिंगल का प्रयोग किया है इन्होंने। तो इस प्रश्न में अभी उचित विकल्प कौन सा है आपका? डिंगल। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 30। किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ? किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ? क्या पूछ रहा है? किस भाषा से, किस अपभ्रंश से? किस अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ यानी प्रारंभ हुआ है? अपभ्रंश समझते हैं? अपभ्रंश क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मतलब मैं आपको यहां पर चर्चा कर लेता हूं। इस पूरे संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी भाई? संस्कृत। इस संसार की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। और संस्कृत भाषा का जो समय था वो था 5000 ईसा पूर्व, लगभग 5000 ईसा पूर्व से आपकी संस्कृत भाषा चल रही थी, जो आगे चलकर आप जानते हैं ना, समय और क्षेत्र के अनुसार भाषा में परिवर्तन हो जाता है। क्या बोलते हैं? 4 कोस पर पानी, कोस नहीं, 4 कोस पर पानी बदले, कोस पर वाणी, हमारे राजस्थान की परंपरा है। मतलब 4 कोस पर तो आपके पानी का स्वाद बदलता है, और कोस पर, एक कोस पर पानी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। वो समय और क्षेत्र के अनुसार भाषा बदल जाती है। तो ऐसी हालत में संस्कृत भाषा जो थी ये आगे चलकर 2 भाषाओं में बदल गई थी। एक तो हो गई वैदिक संस्कृत जिसमें वेद आदि लिखे गए, और एक हो गई आपकी लौकिक संस्कृत। फिर समय परिवर्तन के साथ संस्कृत, लौकिक, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से बदलकर पाली भाषा, कौन सी भाषा में बदल गई? पाली। फिर आ गई प्राकृत भाषा, फिर कौन सी होगी? प्राकृत भाषा। और इसी प्राकृत भाषा से विभिन्न अपभ्रंशों का, इन्हीं प्राकृत भाषा से विभिन्न अपभ्रंशों का क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो अपभ्रंश भाषा चल रही थी 1000 ईस्वी तक, लगभग कब तक चल रही थी ये? 1000 ईस्वी तक। और अभी ये अपभ्रंश बहुत सारे थे। ये अपभ्रंश कितने थे? बहुत सारे। मागधी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और एक मागधी अपभ्रंश। तो इस प्रकार ये 4 अपभ्रंश थे। तो ऐसे हालत में अभी राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है किससे? इस शोरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी और राजस्थानी। शोरसेनी अपभ्रंश से 2 भाषाएं निकली, तो पूर्वी हिंदी और एक राजस्थानी। तो पूर्वी हिंदी में ब्रज, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली और कन्नौजी, ये भाषा है। और आगे राजस्थानी में शोरसेनी अपभ्रंश से दूसरी राजस्थानी। तो राजस्थानी को 4 भागों में, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो अभी राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो कौन से अपभ्रंश से हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से। एलपी टेस्टिटोरी, कौन मानते हैं इस बात को? एलपी टेस्टिटोरी। अभी इसके अलावा एक तो आपके मोतीलाल मेनारिया है और एक है आपके के.एम. मुंशी, वो मानते हैं किससे? गुर्जर अपभ्रंश। वो किससे मानते हैं? गुर्जर अपभ्रंश से। और अभी एक पुरुषोत्तम मेनारिया है और एक है आपके डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, तो वो किससे मानते हैं? नागर अपभ्रंश से। जबकि अभी वहां पर कोई अपभ्रंश नहीं दे रखा। तो राजस्थानी भाषा जो है वो किस अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी जाती है इसकी?
शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार आज मैंने आपसे ये भाषा और बोले से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्नों की चर्चा की है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण से प्रश्न हो जाते हैं हमारे लिए, और आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न फिर आपको दोबारा, मैं ऐसे प्रश्नों को समाहित करना चाह रहा हूं आपके इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में, जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो ये प्रश्न आपको आगे आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।